मैं रंजीत पांडे, पीजीटी इतिहास। आज फिर से इस पटल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी जिस हालात से देश गुजर रहा है अर्थात कोरोना महामारी, इसके कारण सभी का जनजीवन प्रभावित है। इसमें सावधानी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। जितना हम सावधान रहेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, आप सभी जागरूक होइए और इस महामारी में जो योद्धा हैं उनका सहयोग कीजिए, जागरूक होइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आइए अब अध्ययन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा कक्षा 10 का जो इतिहास विषय है उसका दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद यह है। हम लोग आज की पीरियड में, आज के इस कक्षा में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनजीवन, इन दोनों पक्षों को स्पष्ट करेंगे। राष्ट्रवाद पिछले चैप्टर में हमने, पहले चैप्टर में जिसमें फ्रांसीसी क्रांति या यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़े थे, उसमें राष्ट्रवाद के विषय में अर्नेस्ट रेनर ने जो परिभाषा दी है उससे मिलता जुलता ही परिस्थिति हमारे देश में भी उस समय थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हम गुलाम थे। उस गुलामी के दौर में शिक्षित भारतीयों ने, अच्छे अच्छे नेताओं ने हम लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो कहा भी जाता है कि एकजुटता के कारण ही राष्ट्रवाद जैसी भावना का निर्माण होता है। राष्ट्रवाद तभी लोगों तक पहुंच पाएगा यदि उस समस्या के खिलाफ, किसी भी समस्या के खिलाफ एकजुट प्रयास किया जाएगा तब। राष्ट्रवाद मूलतः देशभक्ति या कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, जब इसका हम एहसास करेंगे, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रकार की जो सोच होगी, विचारधारा होगी, जो विचार होगा, वही राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमेशा देश की प्रगति पर, देश के विकास होने पर हर्ष मनाता है और देश यदि किसी समस्या से जूझ रहा हो, ग्रस्त हो, तो उस समय चिंतित हो जाता है। इस प्रकार की धारणाओं से ही जुड़ा हुआ है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, हम जब गुलाम थे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, राष्ट्रवाद की आवश्यकता। इसकी उत्पत्ति भारतीय इतिहास में कैसे हुई होगी और उस पर हम गौर करते हैं। इसके पीछे यह कारण हो सकता है या है कि अंग्रेज जो हमारे अर्थव्यवस्था को लूट रहा था, हमारी संपत्ति को लूट रहा था, वह बात लोगों तक पहुंचाई है। अर्थात अंग्रेजों के लूट परत नीति के प्रकाश में आने के कारण हमारा यही कारण था कि जो लूट कई तरह से किया जा रहा था, जैसे कि कच्चा माल यहाँ से ले जाना, फिर मशीन के द्वारा कपड़े तैयार करना या और भी वस्तुओं को तैयार कर भारत में उसको बेचना, बाजार के रूप में इस्तेमाल करना, या यहाँ जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको वेतन के रूप में भारतीय पैसे को देना, भारतीय संपत्ति को देना। इस प्रकार की जो लूट खसोट हो रहा था, इससे लोगों तक पहुंचाया गया, जिस कारण राष्ट्रवाद की भारत में उत्पत्ति हो पाई। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण था आदिवासियों एवं किसानों का विद्रोह। किसानों का
हम जान रहे हैं बच्चों कि झारखंड में भी आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, जिसमें कि मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। इसके पीछे कारण यह था कि आदिवासियों का जो निवास स्थान था जंगल में अंग्रेज अपने लाभ के लिए वहाँ कानून बना रहे थे, वहाँ उनकी परंपरा को नष्ट कर रहे थे, उनको जमींदारों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार करवा रहे थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटी, इसके खिलाफ आदिवासियों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष में संथाल विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो 1856 में हुई, और मुंडा विद्रोह का नाम दिया जाता है। इत्यादि ऐसे बहुत सारे विद्रोह। किसानों ने भी विद्रोह किया। किसानों ने क्यों विद्रोह किया? किसानों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि जो भी वो अनाज उपजाते थे उसके ऊपर अकाल हो या कोई महामारी फैले हो या उत्पादन सही से न हो पाया हो, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और वो कर की मात्रा इतनी अधिक होती थी कि उसको वसूलने के लिए भी अंग्रेज बहुत सारे अत्याचार किया करते थे। इसके खिलाफ में सारे किसानों ने, चाहे बंगाल के किसान हो, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के किसान हो, सभी लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के कारण भी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भारत में हो पाई। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि पत्र, अखबार इत्यादि का प्रकाशन। जब भारत समस्याओं से लड़ रहा था, चाहे अत्यधिक लगान होने के कारण या किसानों के ऊपर जबरदस्ती उनसे कर वसूलना, उनका जमीन हड़प लेना, ये सारे जो घटनाएं घट रही थी, इसके कारण क्या हुआ कि लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय उस समय के विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से वो सारे अत्याचार को लिखना शुरू किया। लिखने का नतीजा यह हुआ कि लोगों तक वो आसानी से पहुंच गया कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार का तरीका क्या है, लगान किस तरीके से वसूल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बातें जब जन जन तक पहुंच गई, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या काम करने वाला फैक्ट्री में मजदूर हो, या कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, तो सब लोग जागरूक हुए और समझने लगे कि अंग्रेज हमारे ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम एकजुट होकर यदि प्रयास करेंगे तो हम निश्चित अंग्रेजों को हरा पाएंगे, उन्हें यहाँ से भगा पाएंगे। तो ये प्रमुख 3 कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में हम लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति से प्रश्न आते भी हैं कि ये 2 नंबर के होंगे, तो 2 नंबर के 3 कारण काफी है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, या भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए ये उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। 3 पॉइंट में हम आसानी से 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। पहला ये लिखना है कि अंग्रेजों की लूट परत नीति के कारण जब लाइट में आने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा, तो उससे लोग एकजुट हुए, एकजुट होकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रयास करने लगे, विद्रोह करने लगे। इस कारण राष्ट्रवाद की उत्पत्ति। दूसरा कारण आदिवासियों और किसानों का विद्रोह। आदिवासियों और किसानों ने विद्रोह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में एकजुटता आई, लोग एकजुट हो सके, और कहां कहां अंग्रेज उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, गलत तरीका अपना रहा था, उसके खिलाफ वो संघर्ष कैसे करेंगे ये योजना बना था। इससे भी राष्ट्रवाद की। तीसरा कारण जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पत्र, अखबार इत्यादि का प्रकाशन। उस समय देखोगे कि बहुत सारे आंदोलनों के विषय में, चाहे नील विद्रोह हो, चाहे महाराष्ट्र में किसानों का विद्रोह हो, ये सारे विद्रोहों का अखबार में, पुस्तकों में छपने के कारण भी लोगों को पता चल पाया कि आंदोलन किन कारण से हो रहा था और उसका समाधान करने के लिए एकजुट प्रयास कैसे किया जाएगा। ये सारे कारण थे जिसके कारण ही भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनजीवन। इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की क्या भूमिका थी, या उससे प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा।
देखो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें एक और ऑस्ट्रिया, इटली इत्यादि थे, जर्मनी, रूस, ये सारे देश थे जिन्होंने मिलकर के विश्व युद्ध, ब्रिटेन विश्व युद्ध किया था। ब्रिटेन का गुलाम था भारत, इसलिए यहाँ के जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व युद्ध के कारण भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। इससे प्रश्न आते हैं, ये भी 3 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, या क्या क्या समस्याएं भारतीयों के सामने आई। युद्ध चल रहा था, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता होती है, तो भारतीयों को जबरदस्ती, जबरन गांव से निकाल करके सैनिक बनाए जा रहे थे। इससे भी भारतीय जनजीवन प्रभावित हुआ। पहला इसका ये प्रभाव होगा कि जबरन गांवों से सैनिकों की भर्ती, पहला ये था। अब जो गांव में किसानी कर रहा था, खेती कर रहा था, यदि वो सैनिक बनकर के ब्रिटेन की ओर से लड़ने जाएगा, युद्ध करेगा, तो एक तो ऐसे ही वो खेती छोड़ चुका होगा, जिसके कारण एक और समस्या आ जाएगी। वह समस्या क्या होगी? खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट कहने का मतलब अनाज उत्पादन जितनी बड़ी मात्रा में हो पा रही थी वो नहीं हो पाएगी। तो दूसरा इसका प्रभाव क्या पड़ा कि खाने पीने की वस्तुएं बहुत कम हो गई, या खाने वाली फसल का उत्पादन बिल्कुल कमतर मात्रा में उपजाया जाने लगा, जिससे खाद्यान्न संकट हुआ। खाद्यान्न संकट का होना ये हुआ। तीसरा क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा प्रभाव क्या पड़ा कि फैक्ट्री में अत्यधिक मात्रा में सैनिक से जुड़े हुए या युद्ध से जुड़ा हुआ सामान बनाया जाने लगा। तो जो आवश्यक वस्तुएं थी उसका निर्माण करने के बजाय हथियार का निर्माण किया जाने लगा, बंदूकों का निर्माण किया जाने लगा, लोहा का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा। ये सारे कार्य होने लगे। तो तीसरा कारण ये भी प्रभाव हम यह भी बता सकते हैं कि भारत में सैनिक सामानों का अत्यधिक निर्माण ये हो गया। बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्री जो उसमें स्थापित है उसमें ये निर्माण होने लगे थे। चाहे टाटा का नाम ले सकते हैं हम लोग, टाटा, भिलाई, बोकारो के जो इस तरह के फैक्ट्री में बड़े बड़े उद्योग संस्था में युद्ध के सामान थे, चाहे कपड़े हो, हथियार हो, वो सारे बनाए जाने लगे। ये जनजीवन में प्रभाव पड़ा। चौथा प्रभाव क्या पड़ा? चौथा प्रभाव यह पड़ा कि अकाल एवं महामारी के कारण मृत्यु दर बढ़ी। उस समय 1914 से 18 के बीच में अकाल भी हुआ था और प्लेग महामारी के कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु होने लगी, और उससे उसके प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने वैसा कुछ नहीं किया, जबकि उसके बजाय वो लोगों से, किसानों से कर की मात्रा बढ़ाकर वसूलने लगे। ये भी एक प्रभाव पड़ गया कि कर की मात्रा जो है वो आने वाले समय में बढ़ गई। यहाँ लिख सकते हैं, सुविधा देते हैं।
कर की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, कर की मात्रा में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि अंग्रेजों को अधिक से अधिक पैसे की आवश्यकता थी, रुपए की आवश्यकता थी, और उसकी भरपाई के लिए उसमें लगान की मात्रा बढ़ाई। लगान के कारण भी लोगों में असंतोष फैला, लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए, और इन्हीं सब नाराजगी को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि बाद में जब गांधी जी का समय आता है 1915 के बाद, जब गांधी जी भारत में आ जाते हैं भारतीय राजनीति में, तो वो किसानों से जुड़े हुए समस्याओं को, मजदूरों से जुड़े हुए समस्याओं को, महिलाओं से जुड़े हुए समस्याओं को, वकीलों से जुड़े हुए समस्याओं को, सबको जोड़ करके वो एकजुट कर करके और सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, और उस आंदोलन के कारण ही आने वाले समय में अंग्रेजों को गांधी जी के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। गांधी जी को वो हरा नहीं पाएंगे, बहुत सारे अत्याचार करेंगे, लेकिन गांधी जी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आने वाले समय में तीन बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसमें असहयोग आंदोलन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।